वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एचपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें जो सब्जेक्टिव पेपर के लिए कैसे आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, थोड़ा इसका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम एचपीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, उस क्वेश्चन पेपर को चैनल पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हमने एचपीएससी का जो लास्ट ईयर सब्जेक्टिव पेपर हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस कर लिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस उसमें आए थे। और रिसेंट का जो एचपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको चैनल के ऊपर एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएगी। और रिसेंटली तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के प्री एग्ज़ाम के लिए उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन आज हम ये भी बात डिस्कस कर लेते हैं कि जो सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, जिन स्टूडेंट्स का एचपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा तो उनको क्या करना है, पीजीटी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव पेपर देना है। तो सब्जेक्टिव पेपर को आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा आज हम इसको लेकर डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एचपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो लास्ट ईयर आपका आया है, तो ये सब हम पहले डिस्कस तो कर चुके ही हैं कि आपका जो ये पेपर रहेगा ये 150 मार्क्स का रहेगा। 150 मार्क्स का पेपर था और इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और आपके एग्ज़ाम में टोटल जो है वो 18 क्वेश्चन आएंगे। इन 18 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब 3 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस है, आप उनको छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब आपको 150 मार्क्स के पेपर के लिए 3 घंटे मिले हैं और 15 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। हर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहेगा। 15 क्वेश्चन है तो 15 × 10 150 नंबर का टोटल आपका क्या रहेगा, ये पेपर रहेगा। तो आपके पास 150 नंबर का पेपर करने के लिए 3 घंटे हैं। इसका मतलब 180 मिनट्स आपके पास हैं और आपको 150 मार्क्स का पेपर 180 मिनट में करना है। आपके पास एक क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेटली 12 मिनट का टाइम पीरियड है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा आप मार्क्स तभी स्कोर कर सकते हो जब आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है। तो सब्जेक्टिव पेपर को क्लियर करने के लिए आपको यूट्यूब वगैरह की वीडियोस उतनी अच्छी मतलब एफिशिएंट नहीं रहेगी जितनी आपकी सब्जेक्ट में जो राइटिंग स्पीड रहेगी वो आपको इसमें अच्छे मार्क्स दिला सकती है। क्योंकि आप लोगों को पता है जब हमने यूजी पीजी की थी तो हमारा जो एग्ज़ाम होता था 16 मार्क्स के क्वेश्चन का, तो वो भी तो सब्जेक्टिव ही होता था। तो उसमें भी क्वेश्चंस आते थे और हम उनको अटेम्प्ट करते थे। तो हमारी जितनी ज़्यादा अच्छी स्पीड होगी और जितना अच्छा कंटेंट हम उसके अंदर लिख पाएंगे उतने ज़्यादा मार्क्स हमें मिलेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, क्योंकि इसमें ऑप्शन टाइप क्वेश्चन तो है नहीं। इसमें क्या है, आपको एक क्वेश्चन आएगा, आपको उसका एक सब्जेक्टिव आंसर लिखना है और उस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 12 मिनट है। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाती हूँ कि किस तरह से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। और जैसे हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी स्टडीड, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखो इस क्वेश्चन को है ये 10 मार्क्स का ही, लेकिन इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले तो आपसे पहला क्वेश्चन उनका ये है, जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है उसको आप इकोनॉमिक्स की कौन सी ब्रांच में पढ़ते हो, ठीक है, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको इस टॉपिक का आंसर कि इकोनॉमिक्स एफिशिएंसी होता क्या है पहले आपको ये लिखना है। उसके बाद इकोनॉमिक एफिशिएंसी को हम इकोनॉमिक्स की कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, आप माइक्रो में पढ़ते हो, मैक्रो में पढ़ते हो, या फिर किस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। उसके बाद आपसे ये पूछा है कि आपको क्या बताना है, 2 मार्क्स में आपने बता दिया। उसके बाद आपसे क्या पूछ लिया उसने, एक्सप्लेन करो आप प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होती है। तो सिर्फ प्रोडक्शन एफिशिएंसी के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो इसको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है कि आप प्रोडक्शन एफिशिएंसी को पहले लिखो, फिर उसका फॉर्मूला है उसको लिखो और कितना जल्दी आप उसका एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके पास टाइम कम है
तो जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं प्रोडक्शन एफिशिएंसी को लेकर वो आपको यहाँ लिखनी है। फिर अगला 4 मार्क्स आपको तब मिलेगा जब आप डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी बताओगे। तो आपको यहाँ क्या बताना है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, और इसका जो डायग्राम है या डायग्राम है तो डायग्राम, वरना जो भी पॉइंट्स आप इसके बता सकते हैं तो उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको अब जो है ये क्वेश्चन पेपर तैयार करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप पहले देखो कि एक जो टॉपिक है, एक टॉपिक्स को कई पार्ट्स में अब वो पूछ सकता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन इसके उसने कई पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कल को जब ये सब्जेक्टिव एग्जाम पेपर दोबारा होगा तब भी ऐसा ही होगा कि ये क्वेश्चन के कई पार्ट्स वो पूछेगा और हमें हर क्वेश्चन के पार्ट्स को अच्छे से अटेम्प्ट करना आना चाहिए। सपोज करो आपने इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बारे में तो बहुत कुछ लिख दिया लेकिन आपके पास टाइम नहीं बचा किसको ज़्यादा बताने के लिए, प्रोडक्शन एफिशिएंसी और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के बारे में, तो आपको वो मार्क्स नहीं देगा क्योंकि उसने खुद से लिख दिया कि आपको इकोनॉमिक एफिशिएंसी के सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे। तो अब आपको इस जैसे हम 12th में यूजी पीजी में हम 16 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, तो हमें पहले पता है कि आपको क्या पूछा गया है, कितना आपको लिखना है, इस बात पर आपका सब्जेक्टिव पेपर डिपेंड करता है। और आप अगर देखो ये जो पेपर हमने डिस्कस किया था 18 क्वेश्चन का, इसमें देखो माइक्रो और मैक्रो काफ़ी ज़्यादा पार्ट आपका कवर करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जो सिलेबस तो आपको पता ही है, सिलेबस तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एचपीएससी का सब्जेक्टिव सिलेबस और जो आपका प्री का सिलेबस है वो सेम है। और आप देखो माइक्रो और मैक्रो से काफ़ी क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप क्या करो, टॉपिक वाइज आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एच.एल. आहूजा को पढ़ सकते हो, कोर्सेनिस को पढ़ सकते हो। तो रोज़ एक चैप्टर की रीडिंग करो, आपको यूट्यूब वीडियो सब्जेक्टिव पेपर में उतनी एफिशिएंटली फ़ायदे नहीं देंगी जितना आपको खुद की रीडिंग देगी। क्योंकि यहाँ पेपर इस तरह से आएगा कि कुछ आपको अपनी नॉलेज जो है आप अपनी कुछ लॉजिकल जो है एबिलिटी का यूज़ कर क्वेश्चन का आंसर बुक के अकॉर्डिंग ना देकर सिचुएशन बेस देना है। ये क्वेश्चन तो फिर भी आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स से सीधा पूछ लिया, लेकिन आप देखना इस क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हैं। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन को ही देख लो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ वुड यू डिफाइन द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फर्स्ट पार्ट तो ठीक है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हमें डिफाइन करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, प्राइस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये तो आप बुक वाला लैंग्वेज वाला आंसर बना सकते हो। लेकिन अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया कि आपको एग्रीकल्चर की 2 क्रॉप्स लेनी है और उन 2 क्रॉप्स में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझाना है। तो आप खुद देखो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आप भले ही कितनी वीडियोस में देखते रहो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को कराया गया है, वो उतना एफिशिएंट होगा ही नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में से हर रोज़ 1 या 2 टॉपिक आपको ये सोचना है कि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है। जैसे मान लो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स उठाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने मान लो स्टार्टिंग में डिमांड वाला चैप्टर को रीड किया, अच्छी बुक से रीड करना है। मतलब आपको जैसे जो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे बुक्स लगवाई जाती है उनसे रीड नहीं करना, आपको जैसे एच.एल. आहूजा, कोर्सेनिस, इन बुक्स से, स्टैंडर्ड बुक से रीडिंग करनी है। और आपने बहुत अच्छे से उस चैप्टर को रीड कर लिया, बहुत अच्छे से अच्छी खासी रीडिंग कर ली, तो आप देखो उन बुक्स के ना लास्ट में क्वेश्चंस दिए होते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो है सब्जेक्टिव ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप एक बार उनसे गो थ्रू हो जाओ कि अगर ये 7 से 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं तो क्या मैं इनका आंसर दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ। तो और अगर इनमें थोड़ा प्रैक्टिकल चेंज होके आता है तब मैं क्या इसका आंसर दे सकते हैं। क्योंकि जब आपको देखो पहले आपको पूरा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्रॉस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए प्राइस के रिस्पेक्ट में, उसी के बाद 2 एग्रीकल्चर क्रॉप को उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो आपको बात समझ आई। आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन भी माइक्रो का है, सेकंड क्वेश्चन भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, थर्ड क्वेश्चन भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। देखो थर्ड क्वेश्चन भी उसी तरीके से है। जैसे क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर गोल्ड। जो डिमांड होती है गोल्ड की, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल हैं या डिटरमाइन करते हैं डिमांड की, गोल्ड की। ठीक है, तो पहले आपको डिटर्मिनेंट्स की, डिमांड को कौन कौन से डिटर्मिनेंट डिसाइड करते हैं और स्पेशली गोल्ड की डिमांड ये पता होगा इकोनॉमिकल नॉलेज के हिसाब से।
फिर आपको वहाँ पर अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज ही तो लगानी पड़ेगी कि जो डिमांड है गोल्ड की वो किस कैटेगरी के अंदर आती है, इलास्टिसिटी के कौन सी इलास्टिसिटी में आती है। ठीक है, तो आपने इलास्टिसिटी और डिमांड दोनों चैप्टर्स को अच्छे से रीड किया, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो आपने देखना पड़ेगा कि क्या आप कुछ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर गोल्ड से कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई डायग्राम ऐसा है जो आपके आंसर को जस्टिफाई करे, क्योंकि आपके पास टाइम भी तो कम है ना, आपके पास टाइम भी तो 12 ही मिनट है। तो ये वाला हिस्सा आप कौन से डायग्राम से जस्टिफाई कर सकते हो। अगर डायग्राम नहीं बनता इसमें कुछ, तो ऐसे कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिससे आप इस बात को मतलब प्रूफ कर सकते हो कि ये फैक्टर हैं जो डिमांड डिसाइड करते हैं गोल्ड की। फिर आप नेक्स्ट पार्ट में गए, फिर यहाँ देखो, अब यहाँ पर बोला है कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी बताओ, किसके केस में बताओ, गोल्ड के केस में बताओ। अब इसी क्वेश्चन को इलास्टिसिटी के रेफरेंस में पूछ लिया, तो आप देखो सोचो कि इलास्टिसिटी गोल्ड में कौन सी होती है। गोल्ड किसके अंदर आता है, लग्जरी गुड्स के अंदर आता है। तो लग्जरी गुड्स में कैसी इलास्टिसिटी होती है, प्राइस में चेंज होने पर क्या डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है। तो इस तरह की आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी इस एग्जाम को क्लियर कराएगी। आपको सब्जेक्टिव पेपर में सिर्फ स्टैट के लिए वीडियोस देखने की ज़रूरत है, बाकी आप क्या करो, रोज़ लिखने की प्रैक्टिस करो, रोज़ 1 से 2 क्वेश्चन आप राइट करने की प्रैक्टिस करो, तभी आप 12 मिनट में क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। और आप क्वेश्चन को करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें कि हम जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते थे, तो थोड़ा सा वो वाला क्राइटेरिया आप रखो। जैसे हम पहले क्या करते थे, अगर कोई भी टॉपिक आया हुआ है तो पहले उसकी थोड़ी डेफिनेशन से जल्दी जल्दी हमें उसकी डेफिनेशन लिखनी है। जैसे अब ये 4th क्वेश्चन है, तो अपना जो तरीका है तरीका वही रखो आप, यूजी पीजी वाला, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रो देते थे। इंट्रो भी उसका देना है जो आपसे पूछा गया है। पहले क्या होता था कि जब हम यूजी पीजी का एग्ज़ाम करते थे तो उसमें आप फिर भी वो डालते थे जो हमें पता होता था, लेकिन यहाँ पर आपके पास टाइम भी कम है और आपसे जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसी को लेकर अपना इंट्रो बनाना है। तो जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ मोनोपोली एंड हाउ इज प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन अंडर मोनोपोली इन लॉन्ग रन। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ये तो बेसिकली आपको पीजी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करें। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन को बांट दिया कि कौन कौन से फैक्टर है जो मोनोपोली को डिसाइड करते हैं, इसके हमें 5 नंबर मिलेंगे। और प्राइस और आउटपुट को हम मोनोपोली में कैसे डिसाइड कर सकते हैं, इसके हमें 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली क्या होता है उसको लिखेंगे, और फिर आप कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं मोनोपोली को, ऐसे यहाँ हेडिंग्स बना सकते हो कि ये फैक्टर हैं जो मोनोपोली को डिसाइड करते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा सा एग्जाम्पल है जो कि आपकी बात को सही प्रूव कर सकता है तो आप वो डाल सकते हैं यहाँ पर। फिर आपको सीधा किस पे जाना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जाना है। तो आप ये कहोगे कि ये मोनोपोली है, मोनोपोली में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसमें क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट मतलब प्राइस और आउटपुट का डिसीजन शॉर्ट रन में भी होता है, लॉन्ग रन में भी होता है, लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछा है, लॉन्ग रन। तो आप लॉन्ग रन से स्टार्ट करोगे कि लॉन्ग रन टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें हमारे फैक्टर सारे के सारे वेरिएबल हो जाते हैं, हम डिमांड को सप्लाई के हिसाब से, और फिर सीधा आप डायग्राम वगैरह की बात करोगे। तो जैसे मैं वही कह रही हूँ, जैसे हम पीजी में अटेम्पटेशन करते थे, थोड़ा थोड़ा वही अटेम्पटेशन हमें करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ हमारी स्पीड दुगनी होनी चाहिए। यहाँ आपके पास 10 कहने को 12 मिनट है, तो देखा जाए तो 10 ही मिनट है, क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे कुछ फॉर्मेलिटीज़ में भी टाइम निकल जाता है। तो आपके पास एक तरह से एक क्वेश्चन को करने के 10 मिनट है। और मैं आपको बोल रही हूँ सब्जेक्टिव पेपर में आपको वीडियोस उतनी काम नहीं आएंगी, क्योंकि वीडियो वाला आपको ये बता सकता है कि इसमें क्या लिखना है, लेकिन उसको लिखना है और उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। और आज के टाइम में तो आप जो है चैट जीपीटी वगैरह जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे कि आपको इसमें इंट्रो वगैरह में क्या डालना चाहिए, तो थोड़ा आप गूगल की मदद लीजिए, थोड़ा आप क्वेश्चन को चैट जीपीटी की हेल्प से भी देखिए कि चलो मुझे नहीं समझ आ रहा है इस क्वेश्चन में क्या डालना चाहिए, तो मतलब गूगल या चैट जीपीटी या और जो एआई टूल्स हैं वो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर को लेके, और फिर कैसे मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपनी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, क्योंकि पेपर में थोड़ा क्या है सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का पेपर है, क्योंकि ये वहाँ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, किसी ना किसी बात को लेकर सिचुएशन बना दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, हाउ डज द एडिशन ऑफ गवर्नमेंट इन 2 सेक्टर इकोनॉमी अफेक्ट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
अब आपको पता है, हमें अपनी इकोनॉमिक की नॉलेज में हमें 2 सेक्टर मॉडल पता है क्या होता है, 3 सेक्टर मॉडल पता है क्या होता है। अब लेकिन इन्होंने क्वेश्चन ये तो नहीं पूछा, इसने कहा है 2 सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल है, उसमें अगर गवर्नमेंट एंटर कर जाए और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर्कुलर फ्लो में, तो आपको थोड़ा सा इंट्रो किसका देना पड़ेगा, 2 सेक्टर मॉडल का। और 2 सेक्टर मॉडल का आपको सिर्फ कितना इंट्रो देना है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। देखो 2 + 8 है ना, तो सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल का आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या देना है, इंट्रो देना है। उसके बाद गवर्नमेंट एंटर आपको तभी कर देनी है अपने आंसर में, मतलब 3 सेक्टर मॉडल आपने तभी बना देना है। और 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट के आने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे, जैसे गवर्नमेंट आ जाती है तो टैक्स लेती है, और प्रोडक्शन सेक्टर से उसको सब्सिडी देती है, हाउस होल्ड सेक्टर से भी टैक्स लेती है, और हाउस होल्ड सेक्टर को भी वो तरह तरह के फ़ायदे देती है, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह देती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपने 2 सेक्टर में पढ़ ली, आपने 3 सेक्टर में पढ़ ली, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन 2 और 3 से तो आया है। लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ा, अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करना पड़ा। आपने 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट का सारा रोल बता दिया, फिर आप कहो कि गवर्नमेंट के आने से क्या फ़ायदा हुआ है। 2 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट नहीं थी, अब 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट आ गई, तो उसको एनालाइज करना भी आना चाहिए कि 3 सेक्टर मॉडल में जब गवर्नमेंट आई तो ये सारे फायदे हुए। ठीक है, फिर आपको कंक्लूजन भी थोड़ा सा लिखना है। तो आपको क्या, मैं वही बोल रही हूँ, आपको अपनी जो जो बुक्स हैं, बुक्स में रोज़ की रीडिंग और कम से कम एक क्वेश्चन की राइटिंग खुद से रोज़ करनी पड़ेगी, तभी आपका एग्ज़ाम में जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें सिलेक्शन अच्छा होगा। क्योंकि यूट्यूब वीडियोस में सिर्फ आपको स्टैट में हेल्प हो सकती है, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन में हेल्प हो सकती है, क्योंकि आप मान लो फॉर्मूले में अटक गए या, तब तो आपको हेल्प हो जाएगी उन वीडियो से। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर तो जैसे आपको खुद से ही उसको रीड करना पड़ेगा। रीडिंग जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा किसी नए तरीके से क्वेश्चन आता है तो उतना जल्दी आप उसको क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। तो रीडिंग और राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास एक अच्छा एडिशनल पॉइंट ये है, हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होते हैं, तो इकोनॉमिक्स में तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि हम अपनी बात को, ज़्यादा बड़ी बात को डायग्राम के थ्रू बहुत थोड़े में समझा सकते हैं। तो डायग्राम बना के उसको कैसे हम एक लाइन में एक्सप्लेन कर दें, ये हमारे क्वेश्चन की एक ब्यूटी और बढ़ा देगा। जैसे अगला क्वेश्चन भी आप देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल, जैसे हमें यूजी पीजी में क्वेश्चन पूछा जाता है वही पूछा गया है कि किस तरह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट से आप नेशनल इनकम और आउटपुट में इक्विलिब्रियम लेके आते हो। तो आपने क्या देखा, पहले 4 क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स के, 5वां क्वेश्चन मैक्रो का, 6ठा भी मैक्रो का, और 7वां भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। देखो 7th क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंज्यूमर सरप्लस बताओ, प्रोड्यूसर सरप्लस बताओ, और कैसे इससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी को अचीव किया जाता है। अब देखो कंज्यूमर सरप्लस को बताना है थोड़ा सा 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, प्रोड्यूसर सरप्लस को बताना है 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और किस तरह से आप एफिशिएंसी वगैरह लेके आते हो, ओवरऑल मिलकर कितने का हो जाएगा, 10 मार्क्स का हो जाएगा। तो आप इसमें कंज्यूमर सरप्लस का डायग्राम बना सकते हो, आप प्रोड्यूसर सरप्लस का डायग्राम बना सकते हो, और जब कंज्यूमर को सरप्लस होता है तो क्या एफिशिएंसी पर इम्पैक्ट पड़ता है, और जब प्रोड्यूसर के पास सरप्लस जाता है तब एफिशिएंसी से कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, और एफिशिएंसी होती क्या है, कौन सी कंडीशन होती है। तो इन सब से आप अपने क्वेश्चन को लिखोगे, और ये सब आप बना भी तभी पाओगे जब आपको रीडिंग अच्छी होगी आपकी। ठीक है, जैसे हम पीजी का पेपर तभी अटेम्प्ट कर पाते थे ना, अच्छा जब हमें उन क्वेश्चंस की अच्छी खासी रीडिंग होती थी। तो रोज़ की रीडिंग हर क्वेश्चन की, क्योंकि सिलेबस तो हमारे पास है, रोज़ हर एक क्वेश्चन रीड करना, और कम से कम एक क्वेश्चन की राइटिंग आपके मार्क्स को इम्प्रूव कर जाएगी। और पिछले साल जो एचपीसी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो रिजल्ट रहा था सब्जेक्टिव पेपर का, उसमें 76 के आसपास कट ऑफ गई थी। तो आप समझ रहे हो 150 में से आपके 150 में से 76 नंबर आने चाहिए। तो इसका मतलब जो स्टूडेंट है उन्होंने कितना अच्छा आंसर लिखा होगा कि इतने मार्क्स बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी अगर आप देखो, 8th क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से ही आया है कि इन्फ्लेशन जो होता है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे जैसे ग्रोथ होती है इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, और स्ट्रक्चरल बोटलनेक हैं, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, अगर आपको पता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन से और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन होता है, ये सब आपने इकोनॉमिक्स थ्योरी में इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में रीड किया है, तो आप सब चीज़ों को मिला के लिख सकते हो ना कि अगर देश में ग्रोथ हो रही है तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो इकोनॉमीज़ के लिए अच्छा भी है, क्योंकि उससे तो ग्रोथ होएगी, तभी तो कोई इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करेगा ना, क्योंकि उसको लगेगा कि प्रॉफिट आएगा। तो मैं वही बात कह रही हूँ कि इन क्वेश्चंस में अपनी जर्नल अंडरस्टैंडिंग से अटेम्प्टेशन बहुत अच्छी रहेगी, और जर्नल अंडरस्टैंडिंग भी तभी काम करेगी जब हमने उस टॉपिक की अच्छी खासी एक रीडिंग ले रखी होगी। और रही बात स्टैट की और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स की,
ये देखो, ये क्वेश्चन तो आसान ही है। अब जैसे ये क्वेश्चन स्टैट का आया हुआ है, तो स्टैट में आपने देखा है कि थोड़ा ही सिलेबस है आपका। रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, ठीक है, इंडेक्स नंबर है, थोड़ा बहुत आपका मीन मीडियन मोड का एक रिलेशनशिप है, मीन का, मीडियन का, मोड का। तो आप क्या करो, जो स्टैट्स की बुक होती हैं जो हम एमए में पढ़ते हैं, उनमें रोज एक चैप्टर के फॉर्मूलेस पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें तो पूछेगा ना वो, क्योंकि वो सब्जेक्टिव पेपर ले रहा है। कोरिलेशन निकालना आ सकता है, वो इंडेक्स नंबर से आपसे फिशर इंडेक्स या कुछ भी, कोई भी इंडेक्स पूछ सकता है। तो मैं वही कह रही हूँ कि सब्जेक्टिव पेपर में हमारी खुद की प्रैक्टिस हमारे मार्क्स अच्छे लेके आएगा। तो आप क्या करो, जैसे आपने इंडेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ा, इंडेक्स नंबर में आपको जो उन्होंने सिलेबस दिया उस अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। आपको लेस्पेयर मेथड का फॉर्मूला आता है, फिशर का आता है, पाशे का आता है, तो आप देखो क्या आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हो पा रहा है। तो और हो पाएगा अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर हमसे हो जाएगा। तो मतलब मेरा आपको ये इस वीडियो में यही समझाने का मतलब था कि जो भी आपकी पीजी की बुक्स हैं, ये थोड़ी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनमें मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है पढ़ने के लिए, उनकी रीडिंग करो रोज़, और रोज़ एक क्वेश्चन को रिटर्न की प्रैक्टिस करो। और जो ये प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर का पेपर है जिसके ऊपर मैं आपको बता रही हूँ क्या आपको अटेम्प्ट करना है, तो आप देखो हर बुक के हर चैप्टर के खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्टिव, कि 16 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है। तो आप खुद ये सोचो कि अगर ये इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इनका आंसर क्या दूंगा। उनको लिख के नहीं देखना, उनको सिर्फ ये सोचो कि अगर इन 4 क्वेश्चन है इस बुक में या इस चैप्टर के पीछे, तो ये 4 क्वेश्चन जो एज इट इज़ हैं ये तो मुझे आते ही हो, अगर इनमें कुछ ऐड होके आ गया तब भी मैं अटेम्प्ट कर लूँ, ठीक है। और उन 4 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट हो एक क्वेश्चन, उसको आप प्रैक्टिस कर लो लिखने की, तो उससे हमारा जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैं तो आपको यही कहूँगी, पीजी की और थोड़ी स्टैंडर्ड बुक्स को रीड करो। सब्जेक्टिव पेपर आपका उसी से निकलेगा, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, हमें डायग्राम भी हेल्प करेगा, हमें कुछ डेफिनेशंस भी हेल्प करेंगी, और हमें दूसरों के मुकाबले थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने डायग्राम से वो बात समझा सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री के, हिंदी के स्टूडेंट होते तो हमें लिखना ही लिखना पड़ता। अब हमारे पास एक ऑप्शन ये भी तो है ना, हम उस चीज़ को डायग्राम से या कोई फॉर्मूले से समझा सकते हैं। बाकी बाकी हम अभी प्री की जो प्रिपरेशन है वो तो कर ही रहे हैं। हम जो अपनी सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है उसमें हम ऐसे ही जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। आई होप सो जो मैं आपको समझाना चाह रही थी आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।